Hello everyone, welcome back to the channel. This video is in continuation with the previous video. यहाँ पे भी most expected questions of physics term 1 CBSE MCQs हम करने वाले हैं. So without wasting much time, let's start. First question है, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance of silver. तो हमें पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं अल्फा और इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 2 माइनस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 1 अपॉन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 1 इंटू टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1. और इसकी एसआई यूनिट जैसा कि सारे ऑप्शंस में दे रखी है होती है पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस विल गिव यू रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो दोनों ओम ओम कैंसिल हो जाएंगे और नीचे हमारे पास टेम्परेचर की ऐसा यूनिट बच जाएगी. तो अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसे बोलते हैं पर डिग्री सेल्सियस. अब वैल्यूज पे आ जाते हैं. टेम्परेचर T2 हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 2.7 ओम. तो यहाँ पे हम रखेंगे 2.7. फर्स्ट टेम्परेचर हमें दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस और उस पर हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 2.1. सो हेयर वी विल कीप 2.1 और यहाँ पे फिर से 2.1 रखेंगे एंड T2 माइनस T1 विल बी आई थिंक 72.5 समथिंग लाइक दैट. और इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं. सब 0.03, 003, 0039, 0030 ऐसे हैं और ये काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन है. तो हमें कंप्लीटली इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज when a dipole is placed with its dipole moment vector along the external field, it is stable when its potential energy is. पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई कॉस थीटा. यहाँ हमें दे रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो डाइपोल है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड है, द डाइपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है दैट विल बी 0 डिग्रीज. और अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मैं कॉस थीटा को 0 रख दूं, सो कॉस 0 इज 1, यू आ जाएगा माइनस पी ई विच इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, विच इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज मिनिमम. Now coming to the next question, which is question number 3. Two long straight wires are set parallel to each other at a distance r. Each carries a current I in the same direction. The strength of magnetic field at any point midway between the two wires. इतनी बड़ी लैंग्वेज का इसमें कोई काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आंसर टिक भी हो रखा है इसमें. आंसर इज 0. कैसे है 0 वो हम देखते हैं. जब भी 2 वायर्स दे रखी हो और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में हो एंड उसकी वैल्यू भी इक्वल हो, विच इज आई एंड आई इन बोथ द वायर्स, दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस आर है और हमें एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन देम, यानी यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r/2 और यहाँ से भी डिस्टेंस हो जाएगा r/2, यहाँ पे निकालना है. तो हम पाम रूल को यूज़ करते हुए पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो हम पाम रूल को यूज़ करेंगे. सो थम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और जो हमारी पाम है वो उस पॉइंट को फेस करेगी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, विच इज़ लाइक दिस. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ऐसे ही इस साइड से निकालें तो थम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ current and the palm will show the direction of magnetic field. Here it is outwards. Distance is same and the magnitude of current is also same. Distance भी same है, current का magnitude भी same है. So it is very evident कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0. तो कभी भी अगर हमें ये दे रखा हो कि जो 2 वायर्स हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, इक्वल है और मिडवे बिटवीन आपको निकालना है, इन 3 कंडीशंस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. 2 coils are placed close to each other. Mutual
inductance of the pair of coils depend upon. पहला है A, the rates at which current is changing in the two coil, यानी किस रेट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी करंट कितना चेंज हो रहा है दोनों कॉइल्स में. रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल. सी, द मटेरियल ऑफ वायर्स ऑफ द कॉइल. एंड डी, द करंट इन द टू कॉइल्स. तो अगर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ रखा है तो थ्योरी में इट इज़ वेरी एविडेंटली मेंशन दैट जो ओरिएंटेशन, जो रिलेटिव पोजीशन होता है दो कॉइल्स का साथ में, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अफेक्ट करता है. आपने ऐसा कोई फिगर बना हुआ देखा होगा कि ये कॉइल्स की कपलिंग बताता है. ये बेस्ट कपलिंग ये वाली होती है, जो कॉइल्स दूर रखी है उनमें कपलिंग कम है. सो ओरिएंटेशन मैटर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन, विच इज ऑप्शन बी. ओके, ये थ्योरी पार्ट का है, इसे एज इट इज लर्न करना है हमें. फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल बिकम्स डबल्ड देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आई होप आप सबको याद है. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 इज, सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहाँ पे एन स्क्वायर इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नाउ यहाँ पे म्यू नॉट ए एंड एल ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, सो एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. और क्वेश्चन में दे रखा है दैट नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल बिकम्स डबल्ड. नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल हो जाएंगे, ये अगर चीज़ डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 4 टाइम्स. सिंपल मैथमेटिक्स, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, विच इज 4 टाइम्स. कमिंग टू द क्वेश्चन 6. अ थिन कंडक्टिंग वायर विथ 3 एम्पियर करंट, What is the magnetic field induction at any point on the wire itself? ये तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे दे रखा है कि एक वायर है, उसमें 3 एम्पियर करंट है. वैसे तो इसमें फिगर की भी ज़रूरत नहीं है. वायर है, उसमें 3 एम्पियर करंट है, और यहाँ पे पूछा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन क्या होगा, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट एनी पॉइंट ऑन द वायर इटसेल्फ. तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है ऑन द वायर इटसेल्फ, किसी भी पॉइंट पे वायर के, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है करंट कैरिंग वायर का, वो अपनी सराउंडिंग में होता है. वायर इटसेल्फ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होता. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज 0. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. The plot represents the flow of current through a wire at 3 different times. The ratio of charges flowing to the wire at different times is. So हमें पता है in this question हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है. The ratio of charges जो वायर में फ्लो हो रहे होंगे at 3 different times, और ये हमें ग्राफ दे रखा है. I hope the graph is clearly visible to you. यस. सो हमें पता है कि अगर हमें चार्ज निकालना हो और हमें करंट टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, यानी एरिया अंडर दिस ग्राफ. ये जो एरिया है ये हमें देगा रेशियो ऑफ चार्जेस. सो पहले इस पॉइंट का, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इसका और फिर इसका, और जो उनका रेशियो होगा वो आंसर होगा. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज 1 and this is 2. 1 into 2 is 2. फिर ये हमारा है 2 and this is 1. Again 1 into 2 is 2. और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस हो जाएगा इसका 2 एंड हाइट भी इसकी हो जाएगी 2 एंड दिस इज अगेन 2. तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1:1. बहुत सिंपल था क्वेश्चन, पर देखने में ग्राफ दे दिया था तो इतना डेंजरस सा लग रहा था. वैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 40, सो इट्स परमिटिविटी इज. अगेन ये फिर से जो स्टार्टिंग है सिलेबस की, उसी में
आया हुआ एक फॉर्मूला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाटर के लिए हमें दे रखा है 40। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये बच्चे याद नहीं करते और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वाले फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और इतना रिस्क वैसे भी क्यों लेने का, इट इज़ जस्ट अ सिंपल कांस्टेंट। सो हम इसे बार बार यूज़ भी करते हैं, सो हम इसे याद कर ले, वही बेटर है। कि हमें दे रखा है 40, सो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परमिटिविटी मिल जाएगी। ऑप्शंस में अच्छा हर जगह -10 ही दे रखा है, 10⁻⁻10 इन पावर। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3.54 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर इंपॉर्टेंट भी मार्क हो रखा है। ये फिर से एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर्स का तो शायद ये फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज रीसेंट जो नीट एग्जाम हुआ था ये उसमें भी आया था, एंड ये बोर्ड्स में भी बहुत बार आ चुका है, सैम्पल पेपर्स में भी दिया हुआ है, और जो NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसका ग्राफ है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब हम ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस है a carries steady current I which is uniformly distributed. Which graph represents the variation of magnitude of magnetic field B with distance r from the center of wire? अगर आप NCERT खोलेंगे और ये वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें एक पेज पे ऐसा इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसी फिगर बनी हुई है, ये उसका ग्राफ है। और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन एज इट इज़ सेम लैंग्वेज में नीट में भी आया है, सेम लैंग्वेज में ये बोर्ड में भी आया है, स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी आया है। सो जब इसकी लैंग्वेज सेम है तो हमें इतनी सिरदर्दी क्यों करनी। ये हमें दे रखा है इसका रेडियस a, यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, पहले अंदर और फिर बाहर। जो सारे ग्राफ्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रेडियस के पहले अंदर वाली साइड और फिर बाहर वाली साइड क्या सिचुएशन है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये दे रखा है। तो हमें ये तो पता है ना कि B इज इक्वल्स टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है B इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr। μ0I अपॉन 2πr। सो हमें ये पता है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये बहुत एविडेंट है। तो बाहर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के बाहर कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये होगा, विच इज गिवन इन ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर D। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल ट्रिक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आना है तो आप ये याद भी कर सकते हो कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और बाहर जो है क्योंकि वो इस फॉर्मूले के बेसिस पे है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, विच इज दिस। सो आप इस क्वेश्चन को एक बार NCERT से भी देखिएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आप वहाँ से रीड कर सकते हैं अगर आप इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, बट ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ताकि हमें याद रहे। हम बहुत ज़्यादा डीप में इस टाइम मैं आपको ले जाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर आप परेशान हो सकते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन से। So thank you for watching, and very soon I will upload a video of formula notes of all the chapters, ताकि फटाफट क्विक रिवीजन हो जाए आपका। जितने भी फॉर्मूला हैं सारे चैप्टर्स की, जितनी भी थ्योरी है जो एंड मोमेंट में आप बुक से रीड नहीं कर सकते, वो आप उस वीडियो को देख के, जो शॉर्ट वीडियोज़ ही होंगी वो देख के आप फटाफट अपना रिवीजन कर सकते हैं, भले ही वो एग्ज़ाम से पहले हो आपके पास जो 2 days है उसमें, या अभी से अगर आप छोटी सी वीडियो पर डे अगर आप देखना चाहें तो। सो stay tuned for that and subscribe to the channel. Thanks for watching.